एक गांव में सोहन नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी। सोहन को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन सोहन गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। मुखिया बोला, क्या हाल है सोहन? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? सोहन बोला, अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। मुखिया बोला, अरे तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा। शहर में उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। सोहन बोला, शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर हैं मुखिया जी। मैं दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? मुखिया बोला, तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। सोहन बोला, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? मुखिया बोला, अरे सही कह रहा हूं। तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो तू उसका इलाज नहीं करा सकता। और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। अगर ठीक भी हो गई तो कितने साल और जिएगी? सोनू बोला, मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं, मैं कुशल राजमिस्त्री हूं। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं ना कहीं काम दिलवा सकते हैं। मुखिया बोला, अबे तुझे कौन काम पर रखेगा सोहन? अपनी हालत तो देख, चलते हुए तो तेरी टांगे कांपती हैं। तो भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तो बस अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए दाल बना। मकान बनाना तेरे बस का काम नहीं रहा। 70 साल से ऊपर का तो तू वैसे भी हो गया है और फिर ये उम्र आराम करने की होती है। बल्ली बोला, यह गलत बात है मुखिया जी। अगर सोहन चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कह देते कि आप इनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? मुखिया बोला, तुझसे कितनी बार कहा है बल्ली कि जब मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करना। मुखिया की बात सुनकर बल्ली चुप हो गया। मुखिया बोला, वैसे सोहन मेरे पास एक उपाय है। अगर तू इस उपाय को कर लेगा तो तू जिंदगी भर सुखी रहेगा। तेरे हाथ में चार पैसे भी आएंगे और तेरी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। सोहन बोला, तो फिर जल्दी बताइए मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुखिया बोला, सोहन, तेरा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तो जमीन को किसी को बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और तो किसी और को क्या बेचेगा? तो एक काम कर, तो इस जमीन को मुझे ही बेच दे। सोहन बोला, आपका मतलब मैं अपना घर बेच दूं? मुखिया ने कहा, अब तेरे समझ में बात आई। सोहन ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है। मुखिया बोला, अबे ऐसे पूर्वजों की निशानी का क्या फायदा बे, जो वक्त पर काम ना आए? सोच ले और समय ले ले। मैं तेरा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझा? सोहन बोला, किसी कीमत पर नहीं। और एक बार उस मकान को बेचने का मेरे मन में विचार भी आ जाता, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी यादें इस मकान में ज्यादा जुड़ी हुई हैं। मुखिया बोला, तो फिर उन यादों को बाजार में बेच आ। उससे तुझे जितनी आमदनी होगी उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। इतना कहकर मुखिया सोहन का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। सोहन की आंखों में बेबसी के आंसू छलकने लगे। बल्ली बोला, दिल छोटा मत करो सोहन चाचा, हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो।
मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस बुढ़ापे में भी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं आज भी वो मकान बनाकर तैयार कर सकता हूं, जिसे बनाने में आज के नौजवानों के पसीने छूट जाएं। मैं आज भी एक से बेहतर एक डिजाइन बनाकर तैयार करके दे सकता हूं। बल्ली बोला, जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है, आप वहां पर बात करके क्यों नहीं देख लेते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जाकर जुम्मन जमींदार से मिलना चाहिए। अगर उसे आप पर भरोसा हो गया तो वह आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूं चाचा, आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। सोहन बोला, शायद तुम सही कहते हो बल्ली, मैं कल ही जुम्मन जमींदार के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूं बल्ली, मीना की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर सोहन अपने घर चला गया। उसकी पत्नी मीना को बहुत खांसी हो रही थी। सोहन तुरंत दवाई की शीशी लेकर मीना के पास पहुंच गया। सोहन बोला, ये लो मीना, दवाई पी लो। लगता है तुमने सुबह से दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने बोला था कि इस दवाई को सुबह शाम पीना है। इतना बोलकर सोहन ने दवाई मीना को पिला दी। दवाई पीकर मीना को आराम मिल गया। सोहन बोला, क्या तुमने सुबह दवाई नहीं पी थी? मीना बोली, शीशी में दवाई कम रह गई थी, इस वजह से सोचा कि मैं 2 वक्त की जगह एक वक्त इस दवाई को पीऊंगी, और वैसे भी दवाई तो रोज रोज की ही है ना। सोहन बोला, तुम तो जानती हो मीना, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो, तुम्हारे अलावा अब मेरा है कौन? मीना बोली, आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूं कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा। बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार तुम्हें पूछते हुए आए थे। सोहन बोला, चिंता मत करो मीना, सब ठीक हो जाएगा। गांव का मुखिया भी तुम्हारी गैर हाजिरी में आया था, बोल रहा था इस मकान को बेच दो। मीना की बात सुनकर सोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। सच बताऊं मीना, तो कभी कभी अब मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। मीना बोली, ऐसा भूल कर भी मत करना। अच्छी तरह से जानते हो कि इस मकान से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सोहन बोला, तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। मीना बोली, चिंता मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रहे हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? सोहन बोला, नहीं मीना, आज भी कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन बल्ली बता रहा था कि जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है। मीना बोली, तो फिर आप जाकर जुम्मन जमींदार से बात क्यों नहीं कर लेते? सोहन बोला, कल सुबह मैं जुम्मन जमींदार के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह सोहन तैयार होकर जुम्मन जमींदार के घर के दरवाजे के पास पहुंच गया। जुम्मन के यहाँ उस वक्त 2-3 शहर से लोग आए हुए थे। सोहन को देखकर जुम्मन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, सोहन, सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कहीं तेरी पत्नी मर तो नहीं गई? सोहन बोला, यह कैसे बातें कर रहे हैं आप जमींदार साहब? जमींदार बोला, मुझे लगता तेरी पत्नी मर गई है और तुझे अर्थी के इंतजाम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तू मेरे पास आया है। लेकिन लगता है कि तेरी पत्नी अभी भी जिंदा है और तू उसकी दवाई के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। गांव के लगभग हर व्यक्ति से तूने उधार पैसे ले रखे हैं, वो सब कैसे चुकाएगा? एक बार मुझे अगर काम मिल जाए तो मैं सबके कर्जे चुका दूंगा। जमींदार बोला, तो तूने कहीं काम देखा क्या? तुझे कोई काम देने के लिए तैयार हुआ? सोहन बोला, उसे के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। बल्ली ने मुझे कल बताया कि आप यहां पर अपनी एक आलीशान कोठी बनवा रहे हैं।
आप काम पर मुझे रख लीजिए। मैं आपकी कोठी में वो डिजाइन बनाकर दूंगा कि आप उसे बस देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने जमाने का बहुत कुशल राजमिस्त्री रहा हूं। सोहन की बात सुनकर जमींदार गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है सोहन, मैं कोठी बनवा रहा हूं, कोई ईंटों का भट्ठा नहीं लगवा रहा जो मैं तुझे काम पर रख लूं। यह जो तुझे शहरी लोग दिख रहे हैं ना, ये सब इंजीनियर हैं। इनमें से एक मेरी कोठी का डिजाइन बनाएगा और दूसरा कुछ और। तो क्या चाहता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए तेरे जैसे सड़क छाप बूढ़े के लिए खर्च कर दूं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुझ पर भरोसा करूंगा? सोहन बोला, आप मुझ पर एक बार भरोसा करके देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जमींदार बोला, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल दूं, तो यहां से खुद निकल जा, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार ने एक बूढ़े पर भी तरस नहीं खाया। सोहन निराश होकर नीचे निगाह करके वहां से चला गया। सोहन की बीवी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते, सोहन बेचारा वहां पर पहुंच जाता, मगर हर कोई सोहन को गालियां देकर भगा देता था। सोहन परेशान अवस्था में एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। सोहन ने चाय वाले से पूछा, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? देखने में तो अच्छे परिवार के मालूम पड़ते हैं। चाय वाला बोला, यह सामने सफेद शर्ट पहने व्यक्ति बैठा है ना, इसका नाम राकेश है, और जो दूसरा काले कोट वाला व्यक्ति है ना, इसका नाम गौरव है। राकेश इंजीनियर है और गौरव शहर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। गौरव को कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में राकेश ने हामी भर दी, मगर बाद में वो आनाकानी करने लगा। सोहन बोला, ऐसा क्यों? चाय वाला बोला, क्योंकि राकेश का कहना है कि गौरव जिस तरह की डिजाइन की बिल्डिंग बनाना चाहता है वो नामुमकिन है, वो कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐसी तकनीक भारत में विकसित ही नहीं है। भारत में तो क्या, बल्कि विदेशों में भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है। सोहन बोला, लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि राकेश बहुत बड़ा इंजीनियर है। चाय वाला बोला, इंजीनियर है सोहन, कोई जादूगर नहीं। सोहन के दिमाग में पता नहीं उस वक्त क्या सूझा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ गौरव के पास जाकर बोला, मुझे सारी बात उस चाय वाले ने बता दी। जो आप बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हो, मैं वो तैयार कर सकता हूं। सोहन की बात सुनकर राकेश, जो गुस्से में था, वो जोर से हंसते हुए बोला, अबे पागल हो गया है क्या? यह बिल्डिंग की बात चल रही है। सोहन बोला, हाँ तो बिल्डिंग और घर में क्या फर्क है? घर 2 या 3 मंजिल का होता है और बिल्डिंग 5 या 6 मंजिल की होती है। राकेश बोला, अबे बुढ़े, कहाँ तक पढ़ाई की है तूने? सोहन बोला, मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन मैं अपने जमाने का सबसे कुशल राजमिस्त्री रहा हूं और आज भी हूं। राकेश बोला, तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूं? यह जो बिल्डिंग की डिजाइन पास करवा के आया है, पहली बात तो इस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बन सकती, और दूसरी बात यह है कि इसका बजट बहुत कम है। बजट का मतलब समझता है ना? मतलब कम लागत में एक बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंग। सोहन बोला, मैं कम लागत में इससे बेहतर डिजाइन बनाकर तैयार कर सकता हूं। गौरव, जो अपने काम में बेहद निपुण था, वह सोहन की ओर बहुत गौर से देखने लगा। गौरव बोला, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, और वैसे भी जब मेरे प्रोजेक्ट पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है, तो तुम्हें काम देने में क्या हर्ज है? राकेश बोला, अबे पागल हो गया है क्या? तो भी डूबेगा और साथ में तेरी कंपनी भी डूबेगी। गौरव बोला, मार्केट में जाकर मेरे बारे में पता कर ले। सब जानते हैं कि मेरा अंदाज कभी गलत साबित नहीं होता। मैं अपने पैसे कहीं गलत जगह नहीं लगाता। मैं मानता हूं कि यह बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियां
और आंखों की चमक ये बता रही है कि इसमें वो टैलेंट है जो आज की पीढ़ी में नहीं है। गौरव बोला, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूं। गौरव ने पूरी जिम्मेदारी सोहन को सौंप दी। सोहन मेहनत से काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में अपनी कुशल कारीगरी के बल पर बांस और बल्ली से एक बेहतरीन डिजाइन की बिल्डिंग तैयार करके खड़ी कर दी। सोहन की कारीगरी देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। गौरव बोला, यह तो तुमने कमाल कर दिया सोहन। इस तरह की बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। राकेश बोला, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन वाकई आपने तो ये काम करके दिखा दिया है कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने तो कहीं भी नहीं टिक सकते। आपकी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका में है। अगर आप कहें तो मैं आपको अमेरिका ले जा सकता हूँ। सोहन बोला, नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं कहाँ विदेश जाता फिरूंगा। मुझे तो बस मेरा मेहनताना चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। गौरव बोला, हमारा जो आपका तय हुआ था, मैं उससे 3 गुना आपको अधिक दूंगा। सोहन बोला, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितने मेरे बनते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सोहन की ईमानदारी देखकर गौरव बहुत प्रभावित हुआ। उससे सोहन ने कुछ ही दिनों में अपने सारे कर्ज चुका दिए और उसने अपनी पत्नी का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया और उसकी पत्नी की बीमारी सही हो गई। सोहन के पास देखते ही देखते अब इतना ज्यादा काम आने लगा कि सोहन को कई बार लोगों को मना करना पड़ता। एक दिन अचानक गौरव सोहन के घर आ गया। सोहन बोला, गौरव बाबू, आप यहाँ? गौरव ने कहा, क्यों, क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? सोहन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूं उस कंपनी के मालिक मिस्टर अजय आपसे मिलना चाहते हैं। सोहन बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि वो लंदन में रहते हैं। गौरव बोला, हाँ, उनकी फैमिली लंदन में ही रहती है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग की फोटोग्राफ उन्हें भेजी तो वो देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वह खुद को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। तुम खुशनसीब हो सोहन, जो मिस्टर अजय तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो, मिस्टर अजय करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका में उनकी कई बिल्डिंग्स हैं और विदेश में हर जगह उनके बंगले बने हुए हैं। सोहन बोला, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। गौरव बोला, मिस्टर अजय ने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को बुलाया है। सोहन और मालती तैयार होकर गौरव की गाड़ी में बैठ कर गए और कुछ ही घंटों में गौरव शहर में एक आलीशान बंगले के अंदर उन दोनों को लेकर आया। मिस्टर अजय बड़ी बेसब्री से सोहन और मीना का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोहन अजय को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सोहन बोला, अच्छा तो तुम हो मिस्टर अजय, करोड़ों अरबों के मालिक। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां पर कभी तुमसे मिलने नहीं आता। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। गौरव सोहन की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? यह मिस्टर अजय करोड़ों के मालिक हैं। सोहन बोला, दुनिया के लिए मिस्टर अजय होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? यह कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा अज्जू है। सोहन की बात सुनकर गौरव बुरे तरीके से चौंक गया। अजय बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। सोहन बोला, सही कहा तुमने बेटा, क्योंकि तू अपने गांव का पता तो जानता ही नहीं था। आज कितने सालों बाद जब तू हमें संयोग से मिला, तब भी तू हमसे झूठ ही बोल रहा है। ऐसा ही झूठ तूने आज से 20 साल पहले भी बोला था, जब तू बगैर बताए हमारे घर के कागजात गिरवी रखकर गया था और पैसे लेकर भाग गया। तेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके अपने उस पुरखों के मकान को छुड़वाया। पीछे मुड़कर यह तक नहीं देखा कि तेरे माता पिता किस हाल में हैं।
अजय बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी है। पिताजी, शादी के 20 साल बाद भी मेरे कोई औलाद नहीं है। यह रुपया, यह पैसा मेरे किस काम का। सच तो यह है कि अपने ही माता पिता को धोखा देने के बाद मैंने रुपया, दौलत, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी सुकून से सो नहीं पाया। मैं आप दोनों के साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ, अपने गांव में रहना चाहता हूँ, इस देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अजय फूट फूट कर रोने लगा। अजय को रोता देख मीना का दिल पिघल गया। मीना बोली, इसे माफ कर दो जी। सोहन बोला, नहीं मीना, इसकी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। इसे इसके किए की सजा भगवान ने दे दी। मीना बोली, अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। यह हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा, वही बेटा जो आपकी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ है। मीना की बात सुनकर सोहन का गला भर आया। उसने अजय को गले से लगा लिया। इस जज्बाती मंजर को देखकर गौरव की आंखों से आंसू बह गए। उस दिन से अजय अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ ही गांव में रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।